नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच कर सकती है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि केंद्रीय एजेंसी से सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई कई मामलों में जांच कर रही है और वो भी बिना राज्य सरकार से मंजूरी लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुकदमे को सुनवाई योग्य पाया है। सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई की कार्रवाई का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट अब 13 अगस्त को इसकी सुनवाई करेगा। कानूनी गुणदोष के आधार पर आगे बढ़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2018 में सीबीआई जांच पर अपनी सहमति वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे ऐसे में क्या सीबीआई केस दर्ज कर सकती है। प्रतिवादी न बनाने की केंद्र सरकार की दलील खारिज कर दी गई। सीबीआई पर केंद्र का प्रशासनिक अधिकार है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है और इस मामले का संघवाद पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सुन लेते इस पर आज के फैसले पर क्या कहा है शांतनु सेन ने। देखिए, 1963 में जो सीबीआई तैयार हुआ था, आज वो सीबीआई बीजेपी का एक ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल विंग बन गया और वो चुन चुन के ऑपोजिशन रूल स्टेट में बीजेपी का बीएस में वो काम करते हैं। हम लोगों ने देखा है 2018 में नवंबर महीना में पश्चिम बंगाल ये जो जनरल कॉन्सेंट सीबीआई के लिए था वो विथड्रॉ किया है। वो ये लोकसभा में भी सबमिट कर दिया गया था। तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसे 10 स्टेट जनरल कॉन्सेंट विथड्रॉ किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हर एक राज्यों का अपना अधिकार है, उसको ना मानते हुए जबरदस्ती सीबीआई केस लेके रजिस्टर कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके खिलाफ हम लोग केस किया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिकॉग्नाइज करके सिर्फ ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का ये विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विक्ट्री है। तो कई महत्वपूर्ण बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही हैं। हालांकि ये स्पष्ट किया है कि आज जो भी टिप्पणियां हैं, इनका इस केस के मेरिट पर कोई असर नहीं होगा, यानी जो सुनवाई होगी वो अलग तरह से होगी। आशीष भार्गव, हमारे लीगल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की इस कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए। आशीष, आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि जांच जो है वो तो आखिर हाईकोर्ट के कहने पर सीबीआई को दी गई थी, तो ऐसे में आगे क्या, और जो अगली सुनवाई होगी उसमें आपको क्या लगता है केंद्र सरकार अपनी ओर से क्या दलीलें दे सकती है? जी देखिए, आप इस मामले को अगर समझे, जितने भी मामलों की जांच हाईकोर्ट ने दी है सीबीआई को, वो तमाम मामले अलग अलग पिटीशन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। तो यहाँ पर एक मुद्दा ये था कि केंद्र सरकार के खिलाफ वो आई थी, मूल मुकदमा इसको बोलते हैं, संविधान के आर्टिकल 131 के तहत जब राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्यों के बीच में कोई झगड़ा होता है तो उस विवाद का निपटारा सिर्फ और सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जब वो आई थी, उन्होंने केंद्र को पार्टी बनाया और मूल मुकदमा दायर किया। लेकिन केंद्र सरकार का ये दलील थी कि सीबीआई उनके नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसे में ये मूल मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है और सीबीआई पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, ना वो रोजाना के कामकाज में दखल देता है। ये भी उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यकाल में भले ही केंद्र सरकार की कुछ बात हो, लेकिन जो दिनों दिन का जो मामला होता है, रोजाना के कामकाज, जांच, उन पर केंद्र सरकार की कोई स्टेक नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल जो ममता सरकार की तरफ से अपियर होते हैं, उनका कहना था कि पहले सीबीआई आती है और फिर पीछे पीछे ईडी घुस जाती है और ये पूरी तरह अवैध है और ये संघवाद का एक बड़ा उल्लंघन और अपमान है संविधान का, ये उन्होंने कहा था और संघवाद पर एक बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब अपना फैसला सुना दिया है। केंद्र की दलीलों को नकार दिया है। केंद्र की इस दलील को नकार दिया है कि केंद्र सीबीआई पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस दलील को भी मान लिया है कि जो रोजाना का कामकाज और जांच जो होती है उनमें कोई से नहीं है, केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की इस दलील को भी हम खारिज करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तथ्यों को छुपाया है। उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक ये मामला आगे बढ़ेगा। 13 अगस्त को इशू फ्रेम होंगे कि किस तरीके से इस मुकदमे में आगे सुनवाई हो और क्या कौन कौन कितना वक्त किनको दिया जाए, ये इशू फ्रेम होंगे और सितंबर में शायद इस मामले की सुनवाई फिर शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए झटका है कि सुनवाई योग्य इसे माना है और जाहिर तौर पर जब बंगाल सरकार यहाँ पहुँची, कुछ राज्य और भी हैं जिन्होंने कंसेंट वापस ले ली थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट फाइनली तय कर देगा जब भी फैसला आएगा कि क्या सीबीआई ऐसे मामलों की जांच उन राज्यों में कर सकती है जहां पर सहमति वापस ले ली गई है। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, क्योंकि
सीबीआई अपने आप कोई जांच नहीं लेती है, या तो या राज्य सरकार खुद सीबीआई जांच को संतुष्टि करे, सिफारिश करे, या फिर अदालत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जितने मामले हैं जिस तरह के, उसमें बंगाल सरकार ने तो सहमति वापस ले ली थी, वो तमाम कोर्ट के जरिए ही वो पहुँचे थे मामले सारे सीबीआई के पास। तो ये एक अहम मुद्दा है जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि संघवाद को पर व्यापक प्रभाव डालता है, इसलिए ऐसे मुद्दों का निपटारा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब केंद्र सरकार दलीलें लेकर आएगी अपने, ये मुकदमा आगे बढ़ेगा, उनको केस के बारे में बताना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर अब जब सुनवाई होगी तो किस तरीके से केस आगे बढ़ेगा तभी पता चलेगा। जी शुक्रिया आशीष आपका। और जैसा आपने कहा है कि पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य नहीं जिसने कि सीबीआई को इस तरह की अनुमति देने से इनकार किया, बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि ये सीबीआई को उनके यहाँ जांच करने की अनुमति वो नहीं देंगे। तो यही कारण है कि ये जो मामला है, मुकदमा है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी मिसाल भी कायम करेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। मानव जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता टीएमसी के, साथ ही संदीप दुबे जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मानव जी, आपके पास पहले आऊँगा। निश्चित तौर पर ये जो पश्चिम बंगाल सरकार है, जो बात कहती आ रही थी, एक तरह से उसकी बड़ी राहत उसको मिली होगी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। लेकिन आपको लगता नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आज के फैसले का इस पूरे मामले के मेरिट पर कोई असर नहीं होगा, तो नए सिरे से सुनवाई होगी, तो नए सिरे से दलील भी पेश की जाएंगी, तो हो सकता है कि जो आज हुआ है उसको आप अपनी जीत जो आप मान भी रहे हैं, तो वो शायद आगे जाके ऐसा ना हो। अखिलेश जी, आपके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत नमस्कार है। और साथ ही साथ ये जो जीत है, या ये जो टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, या फिर जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये एक हमारे संविधान की जीत है। ये हर उस नागरिक की जीत है जो बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है। और आपने देखा है कि जिस तरीके से कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में बीजेपी के लिए ईडी, सीबीआई और भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है जो बीजेपी के तरफ काम कर रही थी, बीजेपी के लिए काम कर रही थी। और यहाँ तक कि जहाँ तक कि हाई कोर्ट है बंगाल का, तो वहाँ पे देखा गया कुछ एक जजेस जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया, उन्हीं के टाइम में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स निकले हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो होती है, जिसके अंतर्गत जितने भी पुलिस महकमा है उसके अंदर आती है, उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जब हम सीबीआई से बात करते हैं या सीबीआई के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं पार्लियामेंट में, तो ये डीओपीटी की तरफ से प्रधानमंत्री जी को उत्तर देना चाहिए। वो बहुत मन की बात करते हैं, लेकिन कभी भी वो आके पार्लियामेंट में इसके ऊपर जवाबदेही नहीं रहती। साथ ही साथ ये जो संघीय ढांचा जो हमारा है, जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स को दर्शाता है कि भाई दिल्ली ही नहीं, बंगाल, अगर कलकत्ता है, अगर बिहार में पटना है, अगर तमिलनाडु में चेन्नई है, तो ये सारे जो प्रांत हैं पूरे देश के, ये सभी का एक बहुत ही मूलतत्व योगदान है हमारे देश के लिए। और ये योगदान सिर्फ आप एक पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, सीबीआई, ईडी के थ्रू जो इसको क्लॉक करते हैं, जिस तरीके से आप बाधाएं देते हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगाते हैं उनकी उन्नति और प्रगति के लिए, तो आप देश की उन्नति और प्रगति पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन देखा जा रहा है। मानव जी, दलील तो ये भी कि जब राज्य सरकारें सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन नहीं करेंगी या राज्य की पुलिस पर यह आरोप लगेगा कि वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में तो कोई तीसरी एजेंसी को लाना पड़ेगा। और इस मामले में तो हाईकोर्ट के कहने पर ही जांच हो रही है। देखिए अखिलेश जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि बंगाल हाईकोर्ट में ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे जजेस जो जजमेंट्स आए हैं, उन जजों के थ्रू आए हैं जिन्होंने जाके बीजेपी का दामन थामा है। तो ये जो कोहेसिव अप्रोच रहा है, जो दिखाता है, दर्शाता है कि उनकी जो लीनेज या फिर उनकी जो बायस अप्रोच रही है। आज एक बात बताइए, एक टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, मानते हैं गलतियां हुई वहां पे, जिसमें हमारी दीदी ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो हुआ है हम उसके पक्ष में नहीं है, हमने बहुत लोगों को सैक किया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एक सिंगल पेन, सिंगल सिग्नेचर से आपने 25,000 परिवारों को अंधकार में ढकेल दिया, जबकि सीबीआई ने सिर्फ 5,000 लोगों को चिन्हित किया था। जी। ये क्या कारण है? ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो दिया जा रहा है, जहां पे एक जजमेंट को प्रभावित किया जा रहा है, सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसीज की तरह काम नहीं करते हुए बीजेपी यूनियन कैबिनेट की तरह काम कर रही है, ये उसके खिलाफ की गवाही है। आज जो देश देख रहा है, कई आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी पर हमने अप्रोच किया था अपना प्रवक्ता भेजने के लिए, वो उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन संदीप दुबे जी, वकील सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ हैं इस मामले के आज के कानूनी पहलू समझने के लिए। संदीप जी, ये जो बात है बिल्कुल स्पष्ट है कि या तो केंद्र सरकार सीबीआई का आदेश दे सकती है जांच का, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच हो सकती है। तो ऐसे में आज का ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का,
आपको क्या लगता है कि इस बहस को हमेशा के लिए सेटल कर देगा कि अगर किसी राज्य में सीबीआई को आने की अनुमति नहीं है तो वहां पर भी सीबीआई जांच कर सकती है या नहीं कर सकती है? अखिलेश जी, देखिए, दो बातें तो महत्वपूर्ण है। जो सीबीआई को शक्तियां प्राप्त है वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो सेक्शन 2 है उसके तहत सीबीआई जो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्शन 3 के तहत अपराधों पे खुद से जांच कर सकती है। जो राज्य है, राज्य में अगर उसे जांच करना है तो सेक्शन 6 के तहत जो राज्य सरकार है उनसे इजाजत लेना जरूरी है, ये तथ्य है, ठीक है। लेकिन सीबीआई किस तरह के केसेस को देख सकती है, किस तरह की जांचें कर सकती है? या तो केंद्र सरकार खुद सीबीआई जांच का आदेश दे दे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को जांच का आदेश दे दे, या राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करे, या किसी केस को लेके पब्लिक की डिमांड हो। जो मुझे लगता है जिस विषय पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, साफ साफ कि पश्चिम बंगाल सरकार को ये लगता है कि जो अनुच्छेद 131 है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं सीबीआई जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके भी एफआईआर लॉन्च कर रही है और वो पकड़ रही है, कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि ये एक परिचर्चा और जांच का विषय, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई विषय आता है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर नोटिस इश्यू हो जाता है तो वो उसे जीत और हार में नहीं देखना चाहिए। हमारे देश में विधायी शक्तियां, सबको कार्य करने का अपना अपना क्षेत्र है और हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, चाहे हम जज के रूप में हो, वकील के रूप में हो, या मुख्यमंत्री के रूप में हो, या आम नागरिक के रूप में हो। हम सबका लक्ष्य जो है अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना है। अब सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से कोई भी जांच एजेंसी हो, वो चाहे किसी सरकार की जांच एजेंसियां हो या केंद्र सरकार द्वारा संचालित जांच एजेंसियां हो या सर्वोच्च न्यायालय में बैठे कोई जज साहब, उन सबका एक ही कर्तव्य, मूल हम सबका कर्तव्य है कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अच्छा करना है, अच्छा समाज का निर्माण करना है और जो कानून की प्रक्रिया है हम सबको पालन करना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय को लगा प्रथम दृष्टया कि ये जो केस है राज्य और सीबीआई के अंतर्गत दोनों में अंतर्द्वंद है और सब अपनी अपनी शक्तियों की मांग कर रहे हैं कि मेरे क्षेत्र अधिकार में कोई दूसरा हस्तक्षेप न करे। ऐसे विषय को सुन लेना चाहिए कि दोनों के तथ्य आ जाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जब सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला दे, अपनी बातें रखे, तो एक नई जो कानून सम्मत जो प्रक्रिया है उसका भविष्य में भी पालन हो। तो ये अच्छी बात है। ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जो संघीय व्यवस्था है हमारे लिए, हमारे देश में, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये पूरा जो मामला चल रहा है। अखिलेश जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण है और ये तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है संविधान के अंतर्गत, और इसी वजह से ये जो रीट थी, पिटीशन जो फाइल करी थी, वो एडमिट भी हुई, अदरवाइज एडमिट भी नहीं होती, क्योंकि दोनों के पक्ष को सुनना बहुत जरूरी है और कहीं भी अव्यवस्था ना उत्पन्न हो इसका ध्यान तो सर्वोच्च न्यायालय रखे कि कानून सम्मत प्रक्रिया चलती है। क्योंकि राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं असफल होती है या उसको विश्वास कहीं ना कहीं है न्याय में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है। और जो सीबीआई काम कर रही, मुझे लगता है कि देखिए, किसी भी स्टेट में जाके वहां के लोगों के न्याय के लिए काम करना एक अत्यधिक साहस का कार्य है। तो हमें अपनी एजेंसियों को भरोसा में रख के और काम करना चाहिए और सभी को चाहिए कि बेहतर तालमेल के साथ काम करें। और ये हुआ भी, वहां की पुलिस ने अरेस्ट करी, सीबीआई को सुपुर्द भी कर दी, लेकिन चूंकि ये मामला अब कोर्ट में है तो इस विषय पे बहुत टिक्का टिप्पणी से बचने के बजाय मैं यही कहूंगा कि ये किसी की जीत हार नहीं है, ये भाजपा की या किसी सरकार की या किसी पक्ष या पार्टी की जीत हार नहीं है, ये कानून सम्मत प्रक्रिया है और ये अच्छी बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सुनना स्वीकार किया है और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी मानव जी, समय कम है लेकिन संक्षेप में आपकी टिप्पणी। जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि इसमें हार जीत का मसला नहीं है बल्कि ये न्यायिक प्रक्रिया का विषय है और इसमें अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए हार जीत की बात नहीं है, हमारे लिए ये खुशी की बात या दुख की बात नहीं है। बात है कि संविधान जिस तरीके से इन्होंने चिरमरा दिया था, जिस संघीय ढांचा को तोड़ रहे थे, ये उसको जोड़ने की बात है। हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम देश को आगे ले जाने में हम भी तत्पर है। हमारी जो नेत्री, हमारे जो नेता है 24 घंटे काम कर रहे हैं कि वो जो लास्ट छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम अग्रसर बनाए, उसको आगे लेके आए। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो बाधाएं जो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, ये नैरेटिव की बिजनेस चल रही है। आज जो सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे कहीं हद तक इलेक्शन कमीशन, बहुत हद तक मीडिया हो, ये एक नैरेटिव सेट करते हैं। ये सुबह सुबह बैठ जाते हैं, दिन भर का नैरेटिव होता है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा, सुप्रीम कोर्ट ने इनको आईना दिखाया, ये जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिका
और शक्तिशाली बने, हम चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिका में और संज्ञान लिया जाए, मंथन हो। मंथन का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमको सिर्फ अमृत ही मिलेगा। लेकिन मानव जी, तो आपको मंथन मौका होगा। मिल गया संदेश खाली का जो मुद्दा है उससे ध्यान हटाने का, क्योंकि बहस आज दूसरे मुद्दे पर हो रही है, संदेश खाली की बात नहीं हो रही है। अखिलेश जी, विद ऑल सिंसियरिटी, संदेश खाली जो मुद्दा था, ये आपके लिए मुद्दा होगा, हमारे लिए एक संवेदनशील विषय है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम प्रांत में जी रहे हैं, हमारे लोगों के साथ हम समन्वय रख रहे हैं, और ये नैरेटिव जो बीजेपी चाहती थी, जो संदेश खाली को लेके औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आज वहां की जो जनता है, वहां की जो महिलाएं जी। हैं, उन्होंने किसको चुना? आप और मैं जनता से बड़े नहीं हैं। मोदी जी ने अपने आप को जनता से ऊपर मान लिया था, संविधान से ऊपर मान लिया था, देश से ऊपर मान लिया। ये देश है हमारा, जहां जनता चुनेगी। मोदी जी का भी एक ही वोट है और संदेश खाली की किसी भी महिला का भी एक ही वोट है। ठीक। हम तो उस पर चिंतन कर, हमारी तो वो शक्ति है। हमारी नेत्री ने संकल्प लिया, हमारे नेता ने संकल्प लिया, हम लोग घर घर पहुंचे। अगर हम कल्पित होते तो हम घर पहुंचते, अगर हम दुराचारी होते तो महिलाओं के साथ खड़े हो सकते थे। अगर हमने लोगों के ऊपर अत्याचार किया तो कोई महिला हमको अपने घर में आके हमारे नेताओं को रोटी चावल खिलाती? ये नहीं होता। और सब छोड़ दीजिए, आज जिस तरीके से केंद्र वाहिनी यहाँ पे खड़ी थी, पूरे केंद्र की पूरा का पूरा समीकरण संदेश खाली के ऊपर चल गया था, तो क्या ये वोट किसने दिया है? कोई भूत ने आके तो वोट दिया नहीं है जी। जनता ने वोट दिया, और जब जनता ने वोट दिया है तब तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जी मानव जी, माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है। जनता शुक्रिया हमारे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संदीप जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक आबकारी पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का है और वो सीधे तौर पर आरोपियों के संपर्क में थे। 232 पन्नों की इस चार्जशीट का आज कोर्ट ने संज्ञान लिया। शराब घोटाले से जुड़ी इस चार्जशीट में 38 आरोपी बनाए गए हैं। 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम है, 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। केजरीवाल को किंगपिन और साजिशकर्ता बताया गया है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव में घोटाले के पैसे के इस्तेमाल की जानकारी थी। के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। चार्जशीट में केजरीवाल विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट के डिटेल्स भी हैं। चैट से साफ है कि विनोद चौहान के केजरीवाल से अच्छे रिश्ते रहे। चार्जशीट में हवाला के नोटों की कॉपी भी है जिससे पैसों का लेन देन हुआ। विनोद के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफ़ी स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। स्क्रीनशॉट से यह साफ है कि हवाला के जरिए दिल्ली से गोवा पैसे ट्रांसफर किए गए। विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई का व्हाट्सएप चैट भी सबूत के तौर पर पेश किया गया है। चैट में हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया गया है। पिल्लई के कहने पर अशोक कौशिक ने नोटों से भरे 2 बैग चौहान को पहुंचाए। मनी ट्रेल से साफ है कि आपने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए हैं ये पैसे। और ईडी की चार्जशीट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है ईडी। और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है, साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया जाएगा, यही सवाल है। जब भी शराब घोटाले की बात आती है तो आम आदमी पार्टी जनता और मीडिया को गुमराह करने का प्रयास करती है। हमेशा कहती है कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करी है और इसके तहत पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन हैं। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल ये कि क्या चीन के खिलाफ भारत को मिलेगा रूस का साथ? तो बस स्कैन करिए ये क्यूआर कोड और भेजिए अपना जवाब। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के एतराज के बावजूद दुनिया ने भारत रूस की दोस्ती देखी है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात को लेकर आज पश्चिम मीडिया कह रहा है कि पुतिन को अलग थलग करने की पश्चिम की नीति
इस यात्रा से कमजोर हुई है। हालांकि भारत की ओर से यह साफ किया गया है कि वो शांति और बातचीत के पक्ष में है और युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।